नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर NISM सीरीज 5A सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सीरीज। मैं हूं रजनीश पांडे, आपका दोस्त और आपका होस्ट। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं चैप्टर 9 इन्वेस्टर सर्विसेज के लिए। राइट, तो NISM 5 सीरीज जो एग्जामिनेशन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी इंफॉर्मेशंस आपको देता है या जानकारी देता है या फिर नॉलेज में आते हैं आप। तो बहुत सारा जो चीजें हैं वो बताई जाती है आपको। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा और मैं वीडियो के एंड में 10 मॉक टेस्ट क्वेश्चंस जो है MCQs जिसको बोलते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका ये जो चैप्टर है और इसके साथ जो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आने चाहिए, ये भी चीज आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बिना किसी लेट किए हुए। अब देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि इस जो NISM 5A का एग्जामिनेशन है, इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। अभी तक मेरे इस चैनल पे मैंने 1 से लेकर के 8 चैप्टर्स तक मैंने बना दिया है। 9th चैप्टर आज मैं बताना जा रहा हूं जो कि इन्वेस्टर सर्विसेज है। आने वाले दिनों में मैं 10, 11 और 12 ये भी डाल दूंगा, तो आपका ये पूरा का पूरा सीरीज एक तैयार हो जाएगा। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक सीरीज में मैं ये डाल दिया हूँ, और मेरी ये सारे वीडियोस जो है ना हिंदी में ही हैं, ताकि आपको मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं जो कि डिफरेंट हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं। राइट, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे बांग्ला में वीडियो चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इंग्लिश में चाहिए। तो देखिए, मैं ये वीडियो बनाता हूँ, मेजॉरिटी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी भाषाभाषी, और लोग उसमें ज़्यादा थोड़ा सा चैलेंज फील करते हैं हिंदी को जो स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तभी से स्टार्ट किया है। तो इंग्लिश में तो लिखा हुआ होता है, एक्सप्लेनेशन भी हिंदी इंग्लिश में ही होता है, बट मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ हिंदी में, ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 इन्वेस्टर सर्विसेज। अब देखिए, इन्वेस्टर सर्विसेज का मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप NISM सीरीज 5A एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर मैं बोलना चाहूंगा तो दोस्तों, जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही काफी नहीं होता। उसके बाद भी इन्वेस्टर को बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत होती है, बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, चाहे वो अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, ट्रांजैक्शंस का कंफर्मेशन हो गया, नॉमिनेशन हो गया, रिडेम्पशन हो गया, चेंज ऑफ एड्रेस हो गया, बैंक डिटेल्स का अपडेट हो गया, या फिर मान लीजिए कंप्लेंट का रिजोल्यूशन। ये सभी फैसिलिटीज एक साथ कलेक्टिव मतलब जोड़ करके इन्वेस्टर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो इन्वेस्टर सर्विसेज का क्या मतलब है, इस चैप्टर को लेकर के क्या क्या चीजें कवर अप हो सकता है, एक आपको आइडिया मिल गया होगा। राइट, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनना चाहते हैं, या फिर आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं, ब्रांच में काम करते हैं किसी भी बैंक में, या फिर बैंकों की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, मान लीजिए आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज होना चाहिए। और अगर एग्जाम दे रहे हैं NISM 5A का, तो उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर को कौन सी सर्विसेज मिलती है, इन्वेस्टर की कौन कौन से प्रॉब्लम होती है जिसको आपको सॉल्व करना है, AMC और RTA का रोल क्या होता है, कंप्लेंट अगर आती है किसी की तरह से कस्टमर के पास से तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल बैंकिंग और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इसको काम में आते हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एज पर अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो भी, चाहे वो बैंकिंग के स्टूडेंट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर काम करते हो, चाहे कहीं भी काम करते हो। ठीक है,
तो इसलिए आपको, और प्लस आप अगर नॉर्मल इन्वेस्टर भी अगर हैं तो भी आपको एक अवेयरनेस की तरह से ये वीडियो हेल्प करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है आपके स्क्रीन पे, न्यू फंड ऑफर एनएफओ प्रोसेस। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एन एनएफओ इज अ म्यूचुअल फंड फर्स्ट पब्लिक फंड रेजिंग विंडो सिमिलरली टू एन आईपीओ। सेबी मैंडेट स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। नंबर पहला में ही बोल रहा है, एनएफओ ओपन्स मोस्ट स्कीम्स एक्सेप्ट ईएलएसएस कैन स्टे ओपन फॉर अ मैक्सिमम फॉर 15 डेज। तो अब ये क्या बता रहा है, एनएफओ का मतलब होता है जैसे जब कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम पहली बार मार्केट में आती है, ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक खुला रहता है या खुला रह सकता है। बंद होने के 5 दिन के अंदर आपको अगर अलॉटमेंट हो गया तो आपके पास आ जाएगा, और नहीं तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ से आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपने एबीसी म्यूचुअल फंड कोई लॉन्च किया है, ठीक है ना, आपने मतलब लॉन्च हुआ है, और ब्लू चिप फंड एनएफओ अक्टूबर 1 को स्टार्ट किया गया है, तो इट मस्ट बी क्लोजिंग बाय 15 दिन का आपको मैंने बताया विंडो। बाय अक्टूबर 22 मतलब 15 और 7 दिन उधर, यू शुड सी योर यूनिट्स इन योर अकाउंट। अगर आपको अलॉटमेंट होते हैं तो आपको यूनिट्स आपके अकाउंट में मिलेंगे। तो अलॉटमेंट कब हो रहा है, यूनिट्स अलॉटेड और मनी रिफंडेड विद इन 5 बिजनेस डेज ऑफ क्लोजर। Reopening open-ended schemes must resume daily sales and repurchase within 5 days of allotment। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी समझा दिया। एन एनएफओ इज लाइक, जो मैं आपको बता रहा था, आईपीओ और म्यूचुअल फंड, इट इज अ फर्स्ट टाइम ऑफ स्कीम कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक, मतलब पब्लिक से पैसा ये जो लेने का जो तरीका है, ये आपको उसका एक फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट टाइम है। Once it opens, the fund house takes a few days, process everything and then reopens it for a regular daily buying and selling। तो पब्लिक के लिए फिर खोल दिया जाता है। तो मैंने आपको ये हिंदी में भी समझा दिया और इंग्लिश में भी समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है देखिए, इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड ऑप्शंस, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्लान स्किप डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, lower expense ratio means higher NAV. Over 20 years, even a 1% difference can mean lakhs of rupees। अब इसको जरा समझते हैं क्या है। उसके पहले मैं 2-3 चीज और आपको बता देता हूँ। ग्रोथ ऑप्शन और आईडीएफसी डिविडेंड ऑप्शन, राइट। तो ये दोनों चीज का भी मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखिए डायरेक्ट प्लान में एजेंट का कमीशन नहीं होता, इसीलिए उसका जो रिटर्न होता है थोड़ा ज्यादा होता है। ग्रोथ ऑप्शन में पैसा स्कीम में ही बढ़ता रहता है, जबकि आईडीसीडब्ल्यू में ऑप्शन में बीच बीच में मुनाफा मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए है, 1% डिफरेंस इन एक्सपेंस रेशियो बिटवीन डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के। तो ऐसा हो सकता है कि माइट बी लुकिंग बिग, मान लो आज वो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन 20 साल के लिए अगर ये रेगुलर प्लान में अगर आपको एक्सपेंस रेशियो मिल रहा है, अगर मतलब आप दे रहे हैं पैसा एज अ इन्वेस्टर, तो क्या होगा, लाखों का रुपया हो सकता है वो। ठीक है, इसी का डिफरेंस है डायरेक्ट और रेगुलर। तो बहुत लोग डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट प्लान में जाते हैं जिसमें डायरेक्ट का कमीशन नहीं होता, और दूसरे में जाते हैं रेगुलर प्लान में। तो जिनको ये आइडिया हो जाता है ना, वो फिर अपना उस सबसे चीजें चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको इंग्लिश में भी समझा दिया। एवरी स्कीम हैज डायरेक्ट प्लान फॉर सेल्फ इन्वेस्टिंग एंड रेगुलर प्लान वाया डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं रेगुलर प्लान, और डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए डायरेक्ट प्लान है। तो आप ये चूज कर सकते हैं, आपको ग्रोथ चाहिए या फिर पीरियोडिक इनकम चाहिए जिसमें डिविडेंड ऑप्शंस मिलते हैं। अब क्या बोल रहा है, eligible investors and applicable basics, most individual and entities can invest in mutual fund, understanding eligibility and joint holding rules ensures smooth onboarding। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए बहुत तरह के आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल मिल सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल मिल सकते हैं, या फिर जॉइंट होल्डिंग मिल सकते हैं। इंडिविजुअल में कौन कौन आएंगे, रेसिडेंट्स हो गए,
एनआरआईज हो गया या माइनर्स वाया गार्डियन, ये याद रखिएगा। फॉर माइनर्स फंड्स मस्ट कम फ्रॉम अ माइनर्स अकाउंट और अ जॉइंट अकाउंट विद द गार्डियन। तो ये गार्डियन के साथ उनका अगर जॉइंट अकाउंट है वहां से पैसा दे सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल मतलब कंपनीज हो गए, ट्रस्ट हो गए, एचयूएफ्स हो गया, एलिजिबल फॉर विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको ये ऑप्शन भी मिलता है इन्वेस्ट करने का। जॉइंट होल्डिंग होता है क्या, मैक्सिमम 3 होल्डर्स आर अलाउड, याद रखिएगा इसको। द फर्स्ट होल्डर रिसीव्स ऑल कम्युनिकेशन एंड पे आउट। मान लीजिए 3 अगर होल्डर हैं तो उसमें जो पहला वाला है जिसका नाम पहले फर्स्ट होल्डर में दिया गया है उसी को सारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन पे आउट के लिए मिलेगा, राइट। इंडिया में जैसे मान लीजिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में रहने वाले लोग एनआरआईज और यहाँ तक कि बच्चों के नाम पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। बच्चों के लिए पैसा उनके खुद के बैंक अकाउंट से ही आना चाहिए या जाना चाहिए। एक फोलियो में मैक्सिमम 3 लोग को रखा जा सकता है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए राहुल नाम का कोई है और राहुल वांट्स टू सेव फॉर हिज डॉटर, मान लीजिए राहुल पिता है, अंजलि उसकी उम्र 5 साल है, इसका मतलब क्या होता है इस रूल के अनुसार, ही अप्लाइज द गार्डियन, जब वो अप्लाई करेगा तो गार्डियन के हिसाब से करेगा। The bank account linked must be Anjali's name and Rahul and Anjali's held jointly। मतलब उसका जो पैसा है उसमें अंजलि और राहुल का दोनों का नाम होना चाहिए, जॉइंट होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। देखिए वही लिख के आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है तो देख सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं। अब पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, इन्वेस्टर कैन चूज फ्रॉम मल्टीपल। अब ये सारा चीज ना देखिए कस्टमर जो है इन्वेस्टर के लिए थोड़ा जानकारी लेने वाली चीजें हैं ये सब। कैन चूज मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, मान लो इन्वेस्टर को अगर पेमेंट करना है तो कौन कौन सा पेमेंट ऑप्शन उसके पास है। आर फास्टर, मोर रिलायबल और एनएवी टाइमिंग। मान लीजिए एनएवी के लिए बुक करनी है तो उसको टाइमिंग के हिसाब से अगर पेमेंट आएगा तो उसको एनएवी का फायदा होगा। डिजिटल पेमेंट, एसबा, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, इसके द्वारा हो सकता है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट चेक या डीडी के द्वारा कर सकता है वो, या थर्ड पार्टी चेक्स आर जनरली नॉट अलाउड, इसको याद रखिएगा। कैश अप टू 50,000 पर ईयर फॉर स्मॉल इन्वेस्टर सब्जेक्ट टू केवाईसी या कंप्लायंस। इसका मतलब ये होता है कि ऑनलाइन पेमेंट में चाहे वो यूपीआई, नेट बैंकिंग सबसे फास्ट होता है। एनएफओ के लिए आसबा बेस्ट है क्योंकि उससे पैसा तभी कटेगा जबकि उसको यूनिट अलॉटमेंट होते हैं। और कैश के लिए सिर्फ कितना अलाउड है, 50,000। तो छोटी सी चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी आ गया। While online payments are standard, small investor can choose up to 50K, मतलब 50,000। एसबा इज अ ग्रेट, एसबा मतलब जब आप कोई भी चीज के लिए अप्लाई करेंगे एज अ कस्टमर तो क्या एसबा में आपका जो मेन अकाउंट में, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 के लिए अप्लाई किया, सो ये पैसा 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ब्लॉक रहेगा, तो इसी को बोलते हैं एसबा। चलिए आगे चलते हैं। कट ऑफ टाइमिंग एंड एनएवी, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कट ऑफ टाइमिंग क्या है, टू रिसीव टूडेज एनएवी, मतलब उस दिन की एनएवी अगर आपको चाहिए, मतलब इन्वेस्टर को, योर रिक्वेस्ट एंड फंड मस्ट रीच द एएमसी, मतलब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, बिफोर द कट ऑफ टाइम, मतलब उसका एक हर एक चीज का एक टाइमिंग होती है। तो लेट अराइवल मीन्स टुमारोज एनएवी, मतलब उस टाइमिंग के बाद अगर आपका रिक्वेस्ट आता है तो मतलब वो उस दिन के एनएवी के लिए काउंटिंग नहीं होगी, वो नेक्स्ट डे एनएवी के लिए काउंटिंग होगी। अब इसको देख लेते हैं उसमें क्या क्या रूल है। इक्विटी एंड डेट फंड्स के लिए कट ऑफ टाइम 3 बजे हो जाता है परचेज एंड रिडेम्पशन के लिए, या फिर लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स के लिए कितना है, परचेज कट ऑफ 1:30 बजे का है, मतलब 1 आवर, मतलब 1:30 का जो समय होता है उसमें है। और की रूल याद रखिएगा, एनएवी इज बेस्ड ऑन द फंड्स आर अवेलेबल नॉट व्हेन द रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, मतलब जब आपका पैसा उसमें आएगा अकाउंट में तभी वो एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपने अप्लाई करके छोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता, राइट। अगर आपने मान लीजिए 3 बजे के बाद अप्लाई किया है तो सीधा इसका सिंपल मतलब है कि तो आज की कीमत मतलब एनएवी नहीं मिलेगी। परचेज में सबसे जरूरी यही है कि पैसा म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, बैंक अकाउंट के कब पहुंचता है, राइट, जो कि मैंने आपको अभी बताया। यही देखिए आपको इंग्लिश में लिख रहा है,
To get today's price NAV, you must submit your request before the cutoff for purchase, even if you apply on time. You only get the NAV once the fund house actually receives your money in their बैंक, मतलब उसके फंड हाउस के बैंक अकाउंट में आपका पैसा चले जाना चाहिए। तो ये हो गया कट ऑफ टाइमिंग और एनएवी का एप्लीकेशन का अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए आगे चल लेते हैं। केवाईसी नो योर कस्टमर। अब ये तो बहुत सीधा है। केवाईसी क्या है? केवाईसी एक वन टाइम प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आप कस्टमर है तो आपको एक केवाईसी अपडेट कर, आप जानते हैं, चाहे वो खाता खोलने के लिए हो या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो तो केवाईसी की जरूरत पड़ती है। वंस कंप्लीटेड विथ एनी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी यू कैन इन्वेस्ट अक्रॉस एंटायर सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब ये जो सिक्योरिटी का मार्केट है, एक बार केवाईसी आपका अपडेट हो गया तो वो सारा जगह आपको वो एप्लीकेबल हो जाता है या काम में आ सकता है। पैन इज प्राइमरी आईडी, आप याद रखिए, मैंडेटरी फॉर ऑल इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट दोज कंट्रीब्यूटिंग अंडर 50,000। मतलब 50,000 से नीचे अगर कर रहे हैं तो उसके लिए वो मैंडेटरी नहीं भी हो सकता, लेकिन आजकल के टाइम में पैन सबके पास ही है। ठीक है। इन पर्सन वेरिफिकेशन, IPV उसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू अ KRA कैन बी डन वाया लाइव फोटो। अभी आज का डेट में देखिए ये वीडियो केवाईसी के हिसाब से इन पर्सन वेरिफिकेशन एक हो गया कि भाई हम सामने देखेंगे, और इन पर्सन वेरिफिकेशन भी होती है। ई केवाईसी जैसे वाया आधार के OTP बेस्ड हो गया, ये आज के डेट में इसी से ज्यादा करके काम होता है। केवाईसी का सिंपल सा मतलब है अपनी पहचान या ID और एड्रेस का सबूत देना। एक बार केवाईसी हो गया तो मान लीजिए आपका काम पूरा हो गया, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है? सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन, SIP, SWP एंड STP। SIP हम जानते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे जिसमें कि हर मंथ के हिसाब से उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, ना। आप जैसे जैसे पैसा इन्वेस्ट करते जाइएगा और रुपी कॉस्ट का जो आपको एडवांटेज मिलने लगता है। SWP क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ फंड, आइडियल फॉर रिटायरीज सीकिंग स्टेडी इनकम। मान लीजिए कोई ऐसा लोग है जो रिटायरमेंट हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो पैसा उसी फंड से उनको वापस मिलने लगता है, या एक लमसम अमाउंट जितना वो निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से मिलने लगेगा। STP क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, मनी मूव सिस्टमेटिक फ्रॉम वन स्कीम दैट इज डेट टू अनदर इक्विटी। जैसे मान लीजिए आपको चेंज करना है, मान लो इक्विटी से डेट करना है या डेट से इक्विटी करना है, तो वो STP के द्वारा हो सकता है। मतलब हर महीने की बचत, जब मार्केट नीचे होता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। SWP में पेंशन की तरह, और STP एक स्कीम है, दूसरी एक स्कीम, एक मान लीजिए एक यूनिट जो इक्विटी से मान लो डेट में जा सकते हैं, डेट से लेके इक्विटी में जा सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। मतलब एक स्कीम से दूसरे स्कीम में चले जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फोलियो चेंजेस। अब दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स। इसमें देखिए कुछ चीजें को बहुत थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। नॉमिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। अप टू 10, पहले कम थे, अभी नया नियम हो गया है, अप टू 10 nominees are allowed. Investor must either nominate or formally opt out. Transmission, unit transfer to a nominee or legal heir अपॉन द यूनिट होल्डर्स डेथ। मतलब एक यूनिट होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो उसके जो नॉमिनी को वो पैसा या यूनिट जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। माइनर अटेनिंग मेजोरिटी, है ना, MAM बोलते हैं। व्हेन अ माइनर टर्न्स 18, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है वो 18 साल का हो गया, तो क्या होगा? फोलियो जो है उसकी फ्रोजन हो जाती है, मतलब उसका फोलियो जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है जब तक कि वो फ्रेश KYC अपडेट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए वो पहले आज से 2 साल 4 साल 5 साल के पहले वो फोलियो उसका चल रहा था, तो अब क्या होगा? उसका जो फोलियो है जैसे 18 साल उसको फ्रीज हो जाएगा, उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, राइट। कब तक? जब तक वो उसका जो नया KYC 18 होने के बाद वो जाके वहां पे अपडेट नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब इसमें एक चीज रूल है, छोटा सा याद रखिएगा, गार्डियन कैन नॉट रिडीम यूनिट्स आफ्टर द माइनर्स 18th बर्थडे अंटिल एमएम प्रोसेस कंप्लीट। जैसा मैं आपको बताया, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, गार्डियन जो है, मान लीजिए बच्चे के बदले उसका पिता या माता ही किया होगा, तो उसका गार्जियन उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक उसका 18वां बर्थडे का जो है उसका केवाईसी या माइनॉरिटी अटेनिंग मेजॉरिटी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें सबमिट नहीं किया जाता प्रोसेस के अनुसार। अब देखिए हम लोग का समय आ गया है एमसीक्यूज करने का। चलिए रेडी हो जाइए कॉपी पेंसिल लेकर के, और कॉपी पेंसिल पेन कुछ भी ले लीजिए और नोट करते रहिए। देखिए मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम जब एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराते हैं, ये क्यों करा रहे हैं, अभी तक का चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कुछ साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस तरह के सर्विसेज हैं जो कि इन्वेस्टर को अवगत कराना है, या फिर मान लीजिए इन्वेस्टर ही आपको आके पूछेगा कि सर मेरे को ऐसा वाला ये चीज पता चला, ऐसा है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये उसके हक के अनुसार बहुत सारी चीजें उसको दी जाती है, ठीक है, या मिलने का उसको है। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अब देखिए क्या बोल रहा है, फॉर एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम परचेज द एनएवी अप्लाइड इज बेस्ड ऑन द डे। अब इसमें बोल रहा है कि ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम के अनुसार जो परचेज होगा उसमें एनएवी किस दिन के अनुसार होता है, एप्लीकेशन इज सबमिटेड उस दिन में, चेक इज डेटेड, फंड आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन बाय द एएमसी बिफोर कट ऑफ, या डिस्ट्रीब्यूटर स्टैम्प ऑफ द फॉर्म। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं। फॉर परचेज ट्रांजैक्शन इन इक्विटी एंड डेट फंड्स द एनएवी ऑफ द डे व्हेन फंड्स आर रियलाइज्ड बाय द एमसी, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, कट ऑफ टाइम अगर तभी उसको एप्लीकेबल होगा जब उसका फंड रियलाइजेशन हो जाएगा उसके अकाउंट में, तभी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। What is the maximum number of nominees that can be appointed in a single mutual fund folio? अभी हमने डिस्कस किया है, चलिए बताइए फटाफट। आप देखिए कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल इसमें लिख भी सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी 10। अभी मैंने बताया आपको, पहले नियम था दूसरा, अभी आपको हो गया 10। As per SEBI regulation, an investor can nominate up to 10 persons in the folio, ये याद रखिएगा। Number 3, a minor's mutual fund folio is frozen for operations by the guardian on the day of the minor। मतलब किस दिन में, अभी हमने ये भी डिस्कस किया है, म्यूचुअल फंड का जो फोलियो है फ्रीज या फ्रोजन हो जाता है और उसका जो गार्डियन है उसको यूज नहीं कर सकता। इन्वेस्ट मोर देन 50,000, चेंजेस इन द बैंक अकाउंट, अटेंड्स द एज ऑफ 18, या चेंजेस इन देयर एड्रेस। Which option is the correct? The correct option is C। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। On reaching 18, the guardian's right to operate funds, the folio frozen until the minor, मतलब अभी उसका मेजर जो हो गया, माइनर से मेजर हो गया, submits their own KYC and the MEM form। चलिए आगे चलते हैं। Which facility allows an investor to park a large sum in a debt fund and move a fixed amount into an equity fund every month? अब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्टर को ऐसी प्रावधान है उसको कि वो अपना वो लार्ज पैसा, माने बड़ा पैसा, डेट फंड से मूव करके फिक्स्ड अमाउंट या फिर इक्विटी फंड में एवरी मंथ डाल सकता है, एसआईपी में, एसडब्ल्यूपी में, एसटीपी में, या एसबा में। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एसटीपी। अभी हमने बताया सिस्टमेटिक फंड ट्रांसफर, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें फंड को फ्रॉम वन सोर्स स्कीम टू अ टारगेट स्कीम, मान लीजिए अभी मैंने बताया कि इक्विटी से डेट में या डेट से इक्विटी में कर सकते हैं एसटीपी के द्वारा। अब क्या बोल रहा है, द डायरेक्ट प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम हैज अ हायर एनएवी देन द रेगुलर प्लान बिकॉज
it invests in better stock, it has lower expense ratio, it is only for institutional investor, या it does not pay any taxes। इसमें पूछ रहा है कि डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है उसमें एनएवी हायर मिलता है रेगुलर प्लान से, क्यों, ये पूछ रहा है। ये भी मैंने अभी डिस्कस किया, बताइए। द करेक्ट आंसर इज बी, इट हैज लोअर एक्सपेंस रेशियो। मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं दिया जाता, इसीलिए उसका जो एक्सपेंस रेशियो है लोअर होता है, इसी के लिए उसकी जो एनएवी होती है वो हायर होती है। नंबर 6, स्मॉल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स यूजिंग कैश अप टू व्हाट लिमिट पर ईयर पर म्यूचुअल फंड। ये भी अभी हमने डिस्कस किया है, बताइए क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो कितना हद तक पैसा अपना कैश में जमा कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में सालाना, माने इन अ ईयर। 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख। द करेक्ट आंसर इज 50,000। ये भी हमने अभी बताया। स्मॉल इन्वेस्टर्स विदाउट पैन या बैंक अकाउंट आर अलाउड फॉर कैश ट्रांजेक्शंस अप टू 50,000 per financial year, subject to KYC. Number 7, for a liquid fund purchase, if the funds are available for utilization before 1:30 p.m. on Monday, the applicable NAV क्या होगा, बताइए। मंडे का क्लोजिंग, अगर 1:30 बजे के पहले वो अगर यूटिलाइजेशन दे दिया है तो ये पूछ रहा है कि लिक्विड फंड परचेज में क्या होगा। ट्यूसडे का उसको NAV मिलेगा, संडे क्लोजिंग डे होगा प्रीवियस डे का, या फिर फ्राइडे का क्लोजिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज संडेज क्लोजिंग एनएवी, डे प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ रिसिप्ट। अब देखिए लिक्विड फंड्स में क्या होता है, इफ फंड्स आर अवेलेबल बिफोर 1:30 PM कट ऑफ, द एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे, दैट इज संडे और मंडे एप्लीकेबल, इज अप्लाइड। अब क्या बोल रहा है, एसबा फैसिलिटी इज यूज्ड बाय द इन्वेस्टर टू। अब एसबा जो फैसिलिटी है वो क्यों यूज किया जाता है, विड्रॉ मनी डेली, ब्लॉक एप्लीकेशन मनी टू देयर बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द एनएफओ, या ट्रांसफर यूनिट्स टू अ नॉमिनी, या पे द डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, देखिए कभी भी इस तरह का घुमाने वाला सवाल पूछता है तो आपको एक आपको ट्रिक बता देता हूं। इसमें से चारों में से ये सोचिए कि कौन सा नहीं हो सकता, तो जो हो सकता है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चारों को थोड़ा दिमाग से देखिए कि कौन कौन। अभी भी ये भी हमने बताया एसबा के बारे में। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ब्लॉक एप्लीकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि एसबा एक वो फैसिलिटी है जहां पे कोई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके अकाउंट में जो मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट में से पैसा वो दिया है, तो उतना अमाउंट मान लीजिए अपने 3,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एसबा के अनुसार वो 3,000 रुपया आपके सेविंग्स अकाउंट में ब्लॉक रहेगा और उसके में इंटरेस्ट भी मिलेगी जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नंबर 9, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस डिफरेंट एएमसीज फॉर एन इन्वेस्टर। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक कंसोलिडेटेड व्यू मिलता है उसके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सारे एएमसीज को मिला करके। किम, सिड, सीएस कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, या फिर एसएआई। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब देखिए आपको मैंने बता ही दिया कि भाई सारे फोलियो का डिटेल उसमें अंदर एक म्यूचुअल फंड में जो कि सिंगल पैन के अनुसार, इसलिए पैन को लिया जाता है कि एक पैन के अनुसार अंदर मैप की जाती है और उसको पुट अप करने के बाद उसमें उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का कहाँ कितना कितना म्यूचुअल फंड से ये सारे उसको कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में मिलेंगे। 10, in a growth option of a mutual fund scheme, profits are, growth option के म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट कहां से, मतलब किस ऑप्शंस को रिलेट करता है ये। पेड टू इन्वेस्टर एज मंथली चेक, reinvested to a scheme increasing the NAV, used to pay the entry load, kept in a separate bank account। मतलब ग्रोथ ऑप्शन में म्यूचुअल फंड का जो स्कीम में प्रॉफिट होता है वो कैसे दिया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, reinvest into the scheme increasing the NAV। मतलब उसी स्कीम में
री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ग्रोथ ऑप्शन में, याद रखिएगा इसको। प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट रिमेन इन द स्कीम, जो प्रॉफिट है वो वापस नहीं दिया जाता बट उसी स्कीम में उसको री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। इसीलिए क्या होगा कि उसकी जो एनएवी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब राइज कर जाता है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए। अभी आपको मैं जो बोला था कि ये जो म्यूचुअल फंड का जो एनआईएसएम का जो एग्जामिनेशन है, ये आज हमने चैप्टर 9 खत्म कर दिया। चैप्टर 9 को मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया, बताया, उसके साथ मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस आपको करा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर 9 समझ में आ गया होगा और ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा, राइट। सो दोस्तों, आज का इस वीडियो को हमने चैप्टर 9 के हिसाब से बना के आपको समझाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एनआईएसएम एग्जाम को देखिए, सिर्फ रटिए मत, मैं आपको छोटा सा सुझाव दे देता हूँ एग्जाम रिलेटेड, और उसको बुक को थोड़ा पढ़िए, चैप्टर को पढ़िए, राइट, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरा ये चैनल है, इस चैनल पे आपको चैप्टर 1 से लेकर के अब चैप्टर 9 तक का वीडियो मिल गया। आने वाले समय में मैं पूरे के पूरे जो 12 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस चैनल को देखते रहिए, समझते रहिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड या कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के बैंकिंग, फाइनेंस, जॉब, करियर रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस, इसको रिलेटेड, या फिर कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो इस तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, राइट। और मेरा नाम रजनीश पांडे है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।